हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाउ टू फॉर्म फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड यूजिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लिखते कैसे है, सबसे पहले हमें वो जानना है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखकर भी दिखाएंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ल्यूइस साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई किए। सिंपल रूल्स है, उन रूल्स को हम सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे और उन रूल्स की हेल्प से हम ये जानेंगे कि हमारे जो कंपाउंड है वो फॉर्म कैसे होते हैं फ्रॉम यूजिंग एलिमेंट्स। इसके लिए दो रूल हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले लुईस कहता है कि राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। फिर वो कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट करके एलिमेंट के साथ लिख देंगे। तो रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स as dots on the symbol of element। ठीक है। अब क्योंकि हमें आयनिक कंपाउंड बनाना है और आयनिक कंपाउंड बनता है आयंस की हेल्प से। जब दो आयंस, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। और आयंस कैसे बनते हैं? आयंस बनते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो दिस सेज दैट मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट either octet और डुप्लेट। अब ऑक्टेट डुप्लेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। फोर्थ बात, अब क्योंकि मेटल लूज कर रही है तो जो नॉन मेटल है वो गेन करेगी। तो नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट either octet और डुप्लेट। ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम शो करेंगे एरो के साथ। तो शो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फुल हेड एरो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट दिखा दी हमने, ये हमारी नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा लाइक दिस। अब क्योंकि मेटल ने दे दिया, लूज कर दिया, तो मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल ने गेन कर लिया तो नॉन मेटल पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगी, इसे बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी नाम से इसको बुला सकते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? सभी को बात ये वाली? ओके। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे? बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो भी सीखते लिखना। ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट क्या है, वो भी जानेंगे साथ साथ। इसे नोट कर लेंगे एक बार। तो चलिए बच्चे, अब सीखते हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट यूजिंग एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहला काम, हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए शेल्स के बारे में।
9th क्लास में हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें हमें बोहर ने शेल्स के बारे में बताया था। उन्होंने हमें 4 शेल्स के बारे में बताया था, के शेल के बारे में, एल शेल के बारे में, एम शेल के बारे में और एन शेल के बारे में। और उन शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया था। तो के में हम फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था, एंड फॉर्मूला वाज 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। जैसे जब मेरे पास k शेल है तो उस k शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है। अगर मेरे पास l शेल है तो n की वैल्यू 2 है, n शेल के लिए n की वैल्यू 3 है और n शेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी। पुट द वैल्यू ऑफ n हियर एंड गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी पुट इन दिस शेल मैक्सिममली। ठीक है, मैक्सिमली कितने फिल कर सकते हैं हम? इससे कम भी फिल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम इतने फिल कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम फिल हो गए शेल में एक बार तो हम नए शेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे सोडियम का, Na सिंबल ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। तो K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। मैं लिख दूं बात एक बार यहां पे, एटॉमिक नंबर is equal to number of electrons in neutral atom। अब क्योंकि सोडियम न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर सोडियम का है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं यहां पे। मैक्सिमम 2 कैन बी फिल्ड इन के शेल, तो मैंने 2 फिल कर दिए। अब 11 में से 2 गए 9, तो 9 कैन बी फिल्ड इन दीज शेल्स। 9 में से 8 फिल कर दिए मैंने एल में, बिकॉज मैक्सिमम हम 8 फिल कर सकते हैं। 9 में 9 थे, 8 फिल कर दिए, 1 रह गया, तो 1 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? एम में आ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगर मेरे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, उसका हम EC लिखेंगे अगर, तो वो क्या बनेगा? KLMN। के में 2, 17 थे, 2 फिल कर दिए, 15 रह गए। यहाँ पर 8, 15 थे, 8 फिल कर दिए, 7 रह गए। यहाँ पे आ जाएंगे 7। तो 2, 8, 7 इन तीनों का सम एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। 2, 8, 1 11 होता है, 11 यहाँ पे है। 2, 8, 7 17 होता है, 17 यहाँ पे है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो शेल है इसके बाद हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस शेल को हम कहते हैं लास्ट शेल, और साइंटिफिकली वी कॉल दैट वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल से जस्ट पहले का जो शेल है इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट होता है सेकंड फ्रॉम लास्ट, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, ओके। अब हम एटॉमिक नंबर देख चुके हैं, उससे हमने EC लिख लिया है, शेल्स में फिल कर दिए। अब ऑक्टेट डुप्लेट क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑक्टेट का मतलब है कि जो हमारा लास्ट शेल है उस लास्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, फिल करने हैं। 8 होंगे तो वो चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर मैं डुप्लेट की बात करता हूं तो डुप्लेट में भी जो लास्ट शेल है उस लास्ट शेल में हमारे पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये लास्ट शेल है M लास्ट शेल है। अगर M शेल में 7 की जगह 8 हो जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर यही लास्ट शेल में 2 हो जाते हैं तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन डुप्लेट का कंसेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ के शेल तक, सिर्फ के शेल तक। मैं रिपीट कर दूं, डुप्लेट कंसेप्ट ओनली एप्लीकेबल टू के शेल, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं और 2 फिल करते ही उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकियों में हम 2 से ज्यादा फिल कर सकते हैं, तो हम डुप्लेट के बाद ऑक्टेट का कंसेप्ट लेकर आते हैं वहां पे। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो स्टेबल होगा। समझे बात ये वाली?
तो इसी डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू दी नॉन मेटल। अब वो ट्रांसफर कैसे होता है वो देखते हैं बाय यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चे जरा बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए मुझे कहा जाता है फॉर्म करिए आप सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का आयोनिक फॉर्मूला मुझे लिखना है। तो लुईस के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखेंगे सिंबल। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड में Cl क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17। Ec लिखेंगे, Ec मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम की होगी 281, क्लोरीन की होगी 287। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के वैलेंस 1 तो 1 डॉट, क्लोरीन के वैलेंस 7 तो 7 डॉट हमें अप्लाई करनी है। ये हुई 7 डॉट्स ऑफ क्लोरीन। अब जब सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वैलेंस शेल ये बन जाएगा और इस वैलेंस शेल में 8 कंप्लीट है। तो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वही अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 7 से उसका +1 करके 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके क्लोरीन को दे दूं। तो यही मैं करूंगा यहां पर भी, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का मैं क्लोरीन को दे देता हूं, जिसकी वजह से अब सोडियम पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसका, सोडियम का। अब इनके बीच में होगी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इससे मुझे मिलेगा फॉर्मूला दैट इज NaCl। तो NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ गए बात सब ये वाली? नोट कर लेंगे इस चीज को। बच्चे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, बहुत सिंपल एग्जांपल है। हमें फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम फ्लोराइड का, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, फ्लोरीन का सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, Ec बनेंगे 282 27, ठीक है, ओके। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, फ्लोराइड, फ्लोरीन का F होता है, मैग्नीशियम की वैलेंस 2 है एज यू कैन सी हियर, फ्लोरीन के वैलेंस 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 2 लूज करेगा तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा ना, और जब ये 1 गेन करेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अब ये 2 लूज कर रहा है, वो 1 गेन कर रहा है, तो 1 कहा गया, वो 1 मंडराएगा नहीं। उस 1 के लिए हम एक और फ्लोरीन का यूज करेंगे, दूसरा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा इसका, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस फ्लोरीन के पास। तो आई विल हैव टू प्रोवाइड 2 फ्लोरीन फॉर 1 मैग्नीशियम। कंपैटिबिलिटी हमें सेट करनी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने लिया, दूसरा इस फ्लोरीन ने लिया, और मुझे मिल जाता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड 2 फ्लोरीन है मेरे पास, तो 2F नेगेटिव। तो 1 मैग्नीशियम के लिए 2 फ्लोराइड आयन, अट्रैक्शन होगी इनके बीच में और फॉर्मूला बनेगा MgF2। सो MgF2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद लेक्चर अपना फिनिश करेंगे। नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और एग्जांपल मेरे पास है लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्साइड हम बनाएंगे फॉर्मूला, लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, ऑक्साइड ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8।
EC लिखेंगे, बहुत सिंपल है, 2 1 EC, 2 6 EC, 1 वैलेंस 6 वैलेंस। तो लिथियम के अराउंड 1 डॉट, ऑक्सीजन के अराउंड 6 डॉट, ठीक है, लाइक दैट। अब लिथियम की टेंडेंसी है 1 लूज करने की ताकि वो डुप्लेट कंप्लीट कर सके अपना, तो यहां पे डुप्लेट कंप्लीट होगा। सोडियम की ऑक्सीजन की टेंडेंसी है 2 गेन करने की, ये 2 लेना चाहता है और ये 1 देना चाहता है, इसको 2 चाहिए, इसके पास तो 1 ही है, तो हमें ऐसा एक और चाहिए होगा। तो एक और लिथियम हम यहाँ पे लेकर आएंगे ताकि ये भी डोनेट कर सके, किसको, ऑक्सीजन को। तो आई विल पुट 1 मोर लिथियम हियर। तो एक लिथियम ने इसको दिया और दूसरे ने भी इसी को दिया, तो यहां मिलेंगे 2 लिथियम पॉजिटिव और 1 ऑक्साइड। अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, फॉर्मूला क्रिएट होगा Li2O। तो लिथियम ऑक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ Li2O, या Li2O इज द फॉर्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, बिकॉज 2 लिथियम यूज हुए 1 ऑक्सीजन के लिए। समझे बात ये वाली? तो लेना देना होना चाहिए बराबर, यहाँ पे जितने देने वाले हैं उतने ही लेने वाले भी होने चाहिए। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, नोट इट डाउन। तो बच्चे आज का हमारा लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, RT मतलब रूम टेम्परेचर। क्यों होते हैं, क्यों होते ये हार्ड? क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है। Solids is solid because they have strong force of attraction, as simple as that, ठीक है ना। दूसरी बात, ये ब्रिटल होते हैं, जैसे मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, जैसे उन पे आप हिट करोगे तो वो टूट के बिखर जाएंगे। जैसे कांच होता है ना, कांच को मारो तो टूट के बिखर जाता है, उसे कहते हैं ब्रिटल। तो ये ब्रिटल होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। तीसरी बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? सेम रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, कस के जुड़े हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग करना मुश्किल है। अलग करना मुश्किल है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही उनका हाई हो जाएगा। ओके, फोर्थ बात, सोल्यूबल होते हैं ये वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बट ऑयल में, कैरोसिन में, पेट्रोल में ये इनसोल्यूबल होते हैं। तो एक टर्म याद रखनी है आपको, एक स्टेटमेंट याद रखनी है, दैट लाइक डिसोल्व लाइक। तो जो जैसा होता है उसी की जैसे में ही घुल जाता है, कि एक शरारती बच्चा शरारत करने वाले बच्चों में रहेगा, एक पढ़ाकू बच्चा पढ़ने वाले बच्चों में रहेगा। तो जो जैसा होता है वो अपने जैसे ही लोगों में रहना पसंद करता है। तो अगर कोई सब्सटेंस पोलर है तो पोलर डिसोल्व करेगा पोलर को, और नॉन पोलर डिसोल्व करेगा नॉन पोलर को। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो जिन पे चार्ज आ जाए, जैसे आयनिक कंपाउंड में आयंस बनते हैं, आयंस पे चार्ज होता है तो वो पोलर है, और जिन पे चार्ज नहीं बनता वो नॉन पोलर है। तो उसी वजह से जो वाटर है, वाटर पे भी चार्ज अपीयर हो जाता है, तो ये पोलर है। समझे बात ये वाली? तो पोलर डिसोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसोल्व इन नॉन पोलर। इसलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल है, और वो इनसॉल्यूबल है किसमें? ऑयल में, पेट्रोल में, कैरोसिन में, ETC। फिफ्थ, कंडक्टर। सॉलिड स्टेट अगर इनकी है तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है। बट यही अगर ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं या फिर ये एक्वस स्टेट में आ जाते हैं तो दे बिकम कंडक्टर। ऐसा क्या हो जाता है इनमें?
इनके आयंस फ्री टू मूव हो जाते हैं, आयंस कैन मूव फ्रीली। हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर एसिड बेस सोल्ट में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस दैट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस, और आयंस फ्री होते हैं लिक्विड स्टेट में और एक्वस स्टेट में, क्योंकि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वो दूर हो जाते हैं। जब वो दूर हो जाते हैं तो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिंग, तो आयंस आर फ्री टू मूव, इसी वजह से वो क्या है, कंडक्टर है। कौन कंडक्टर है, आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में और एक्वस स्टेट में। तो ये हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, से नोट कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और से, और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, मेटल को प्योरीफाई कैसे करते हैं, कॉम्पोजिशंस क्या क्या होती है एलॉयज में मेटल्स की, एंड ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।